अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सारे खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और वेलकम करता हूं मैं वाइट चैक एकेडमी के एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ। यस, मुझे पता है कि आप लोग यही कहेंगे कि सर चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हमने नहीं भूलना। आई होप सो कि आपने नहीं भूलना। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फ्रॉम एसिड इन बेसिस और हेंडरसन हेजलबीच इक्वेशन है, जो कि बपर सॉल्यूशंस को मतलब उसकी लो कंसंट्रेशन को जो एसिड और बेसिस की है, हाइड्रोजन आयन की और हाइड्रोक्सिल आयन की है, उसको कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली ये इस्तेमाल होता है। एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होता है और फिर उसकी प्रेडिक्शन और एक्सप्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है। हेंडरसन, हेजलबीच, हेजलबर्ग, जो भी नाम आप सजेस्ट करते हैं इस अंकल के लिए वो आपकी मर्जी है। ये सोल्यूशन है बेसिकली। तो अगर आपको कहीं पे आ जाए कि आप इस सोल्यूशन को प्रूव कर लें तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। यस, हेंडरसन हेजलबीच। हो सकता है आपको नाम ना दिया हो तो फिर आपने इस इक्वेशन को देख के ही फिर आपने इसको प्रूव करना है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं इस पे ये बात कर लूं कि ये एक रिलेशन हमें प्रोवाइड करता है किस चीज की, जो एसिड की पीएच है और जो pKa है। तो यहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये हमें बताता है कि रिलेशनशिप, अब ये रिलेशनशिप किसके दरमियान है। ये रिलेशनशिप है हमारे पास pH और ये pH किसकी, जो इक्वस सॉल्यूशन होते हैं, जो इक्वस सॉल्यूशन होते हैं, और साथ में pKa की जो हमारे पास एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है। इन दोनों के इस रिलेशन को ये एक्सप्रेस करता है। मतलब ये कि इसमें हमें pH की इंफॉर्मेशन मिलती है और pKa की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये सबसे पहले बात है। अब किस तरह मिलती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां पे एक बीकर है, ठीक है। इसमें हमारे पास पड़ा हुआ है क्या, इसमें हमारे पास पड़ा हुआ है एसिड, और वह एसिड कौन सा है, ये वीक एसिड है। तो मतलब ये कि वीक एसिड है तो इट मीन कि यहां पे आयनाइजेशन का प्रोसेस स्लो होगा। क्या होगा, स्लो होगा, और कम आयंस बनेंगे। मतलब ये कि हमारे पास H+ भी कम होगा और OH नेगेटिव भी कम होगा। तो अब यहां पे ऐसे में अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, आयनाइजेशन पूरी तरह से हो रही है, तो फिर तो हम डायरेक्ट मेथड HKW is equal to H+ and OH नेगेटिव, जो इक्वेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में इस्तेमाल की थी, वहां पे कर सकते हैं। लेकिन यहां पे चूंकि आयनाइजेशन कम होती है बहुत, क्योंकि वीक एसिड है, बहुत कम आपके पास हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं, लिहाजा इसको एक मेजरेबल अमाउंट में लेके आने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, यस, हमें इस इक्वेशन का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन यहां पे हमारे पास एक और मसला ये भी आ रहा है कि इस यहां पे इस H की आयनाइजेशन इतनी कम होती है कि इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो लिहाजा इसके लिए फिर हम सॉल्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो मैं उस पर आता हूं। अब ये तो हमने पहला पॉइंट पढ़ा। सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि जो बब्बर सॉल्यूशन है उसकी जो कंसंट्रेशन, उसकी एसिड की और उसकी जो कंजुगेट बेस है, उसकी कंसंट्रेशन अगर हमें नोन हो तो हम pH मालूम कर सकते हैं। किस तरह, अब इफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड कंजुगेट बेस, इफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड कंजुगेट बेस अगर हमारे पास नोन हो, देन वी कैन कैलकुलेट pH ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट pH ऑफ सॉल्यूशन। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन में आपको जो है ना वो कंसंट्रेशन दोनों की रिक्वायर्ड होगी। मतलब यह है कि सॉल्ट की, मतलब यहां पे सॉल्ट के साथ आप लिख सकते हैं कंजुगेट, क्या, कंजुगेट बेस। अब ये बेस किस चीज का है, ये इस एसिड का है। तो मतलब यह है कि अगर कंजुगेट बेस की और एसिड की कंसंट्रेशन नोन हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम pH मालूम कर सकते हैं, आयनाइजेशन कांस्टेंट हम यहां से ले लेंगे। तो ये मतलब पॉइंट 2 का मतलब है कि यहां पे ये किस तरह, अब मैंने जिस तरह आपसे बात की थी कि हमारे पास ये कंसंट्रेशन इतनी कम होती है कि ये हम मालूम नहीं कर सकते इस तरह, मतलब H आयन की। फॉर एग्जांपल यहां पे मेरे पास पड़ा हुआ है Ha, ठीक है। अब ये मेरे पास एक एसिड है, क्या है, ये मेरे पास एक एसिड है। अब इस एसिड की कंसंट्रेशन इतनी कम होती है कि यहां से इसको मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो देन मुझे क्या करना है,
अब मैं इसके सॉल्ट इसी एसिड का अगर सॉल्ट ले लूं तो इसका सॉल्ट क्या होगा, वो है Na, मतलब ये कि सोडियम इसका सॉल्ट है, ठीक है, इसी एसिड का। अब इन दोनों का कंसंट्रेशन अगर मैं मतलब यहाँ पे एक से मैं हाइड्रोक्सिल आयन ले लूंगा और दूसरे से मैं जो है ना वो हाइड्रोजन आयन ले लूंगा, इन दोनों की कंसंट्रेशन में कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब इसके लिए मुझे जो है ना वो इक्वेशन चाहिए होंगे, तो इक्वेशन क्या होगा, तो फर्स्ट मेरा इक्वेशन आएगा कि HA, इसको आप मिटा दें, HA एंड प्लस वाटर, ये तो आपको पता है। अब यहाँ पे आ जाएगा H प्लस और ये मेरा आ जाएगा नेगेटिव, A नेगेटिव, इक्वेशन 1। सेकंड में मेरे पास Na है, अब यहां से मेरे पास आ जाएगा Na प्लस Na नेगेटिव। अब दो मेरे पास चीजें आ गई है, एक ये मेरे पास आया और एक ये मेरे पास आया। अब इन दोनों को मैंने मतलब ये है कि आगे कैलकुलेट करना है। अब मैं यहाँ पे इसको क्यों नहीं ले रहा हूं, आप कहेंगे कि सर आपने तो इस वाले को कैलकुलेट ही नहीं किया, इसका क्या कसूर है? क्योंकि यहाँ पे इस एसिड की कंसंट्रेशन इतनी कम है कि इसको मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो लिहाजा इस सॉल्यूशन में आप इसको ये वाला सॉल्यूशन कंसीडर करें। इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द कंसंट्रेशन है वो इस सॉल्ट की है, क्या है, इस सॉल्ट की है। तो ये मैंने यहां से लिया और ये एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितनी है, तो मैं आपको ये लिखवा देता हूं कि ऑलमोस्ट 99% ये जो कंसंट्रेशन है ये इसकी है, ठीक है, इस सॉल्ट से हमने ली हुई है, और 1% जो है ना ये है, तो लिहाजा हम ये सॉल्ट की कंसंट्रेशन ले रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास ये H प्लस आ रहा है। ये तो दोनों सबसे पहले हमारे पास अब इक्वेशन आ रहे हैं। अब इस इक्वेशन को आगे हमने तो देखिए अभी तक जो हमने बात की थी कि इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो अगर हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन हमें नोन हो तो हम pH को निकाल सकते हैं, ठीक है। सेकंड हमने कहा था कि ये जो हमारे पास कंसंट्रेशन आती है वीक एसिड के लिए हम ये मालूम करते हैं या वीक बेस के लिए मालूम करते हैं, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, इसके आयनाइजेशन कम होती है, तो इसके लिए हम ये इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो इस इक्वेशन का रोल आया, ये इसके रिएक्शन आए। अब आगे हम इस रिएक्शन को जो है ना वो डिस्कस करते हैं। तो यहां पे अगर हम लिख लेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन, तो यहां पे अब देखिए इस रिएक्शन का सबसे पहले आप निकालेंगे क्या, Ka। तो Ka हमारे पास किसके बराबर है, यस, Ka हमारे पास बराबर है, हाँ बोलें, यस, H प्लस और इक्वल्स एंड नेगेटिव इक्वल्स एंड डिवाइडेड बाय HA इक्वल्स, ये इसके बराबर है। अब ये मैंने कहां से लिया, ये मैंने इस इक्वेशन से लिया। तो अब यहां पे आपको जो है ना वो ये बात याद रखना है कि इसकी कंसंट्रेशन इतनी कम होती है कि इस कंसंट्रेशन को अप्रॉक्सीमेट करने के लिए, इसको एक मेजरेबल अमाउंट बनाने के लिए हम ये इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा यहां पे ये कंसंट्रेशन कम है, इस कम कंसंट्रेशन को मतलब ये है कि अप्रॉक्सीमेट करने के लिए, क्या करने के लिए, अप्रॉक्सीमेट करने के लिए, कि ये मतलब ये है कि मेजरेबल या कैलकुलेटेबल अमाउंट बन जाए, अप्रॉक्सीमेट करने के लिए हम ये वाले इक्वेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इसका मेजर रोल है इस इक्वेशन का, ये इस इक्वेशन का मेजर रोल है कि हम इसको कैलकुलेट या हम इसको यूज क्यों करते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद जो फर्दर स्टेप्स होंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वो फिर मैं करवाता हूं। अच्छा गाइस, अब जो वहां से हमने डेरिवेशन शुरू की थी, तो हमारे पास जो इक्वेशन आया था वो था Ka दैट इज इक्वल टू H प्लस इक्वल्स A नेगेटिव इक्वल्स एंड डिवाइडेड बाय HA इक्वल्स। ये तो सबसे पहले हमारे पास जो मेजर इक्वेशन हमारा आया है वो ये आया। अब इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, यहां पे हमने करनी है रीअरेंजमेंट। लेकिन रीअरेंजमेंट से पहले मैं आपको फिर भी बताता चलूं कि ये जो हमारा A है ये 99% सॉल्ट से आया है, ठीक है, ये 99% सॉल्ट से आया है, ठीक है, मतलब 99% कंसंट्रेशन यहां पे सॉल्ट की है, ठीक है। तो ये तो हमारा आ गया है सबसे पहले अब इक्वेशन। अब हम करते हैं रीअरेंज द above इक्वेशन, रीअरेंज द above इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम जब रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज किस तरह होगा, तो यहां पे इस A को आप इस तरफ लेके आए,
ठीक है, इस इक्वेशन को आप देखें, मैं लिखवा देता हूं तो फिर आपको थोड़ा सा इजी होगा कि H प्लस ये बराबर होगा K A के, किसके बराबर होगा? K A के इंटू H A डिवाइडेड बाई A नेगेटिव। अब ये कैसे आया? तो देखिए, ये H अपनी जगह पे रह गया है, ठीक है। जब ये अपनी जगह पे रह गया तो जब ये इस तरफ आ रहा था तो ये डिनोमिनेटर में आया, और जब ये है तो ये नॉमिनेटर में जाएगा। तो देखिए K A के साथ H A है और ये A नेगेटिव नीचे आया है, तो ये अब इक्वेशन मेरे पास बना है, ये मेरे पास अब इक्वेशन बना है। अब आगे मैं इसी इक्वेशन को लेके जाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा कि टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। अब किसके बोथ साइड? इस इक्वेशन के बोथ साइड्स पे। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि log H पॉजिटिव इज इक्वल टू log K A इंटू H A डिवाइड बाई A नेगेटिव, और ये कॉन्सेंट्रेशन के ब्रैकेट्स आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास log H पॉजिटिव log, तो ये प्रॉपर्टी है कि ये टू टर्म्स है, तो ये मल्टीप्लीकेशन में, तो ये एडिशन भी इसकी हो जाएगी, K A प्लस log H A और ये A नेगेटिव, ये मेरे पास आया। अब इसके साथ मैं, इसके बाद मैंने क्या किया यहां पे, इसके बाद मैंने कहा कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद -1। अब मैंने दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई करना है, किसके? इस इक्वेशन के दोनों साइड्स को। तो अब इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा -1 के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग H पॉजिटिव इज इक्वल टू माइनस लॉग K A, और ये प्लस इंटू माइनस लॉग ऑफ H A नेगेटिव, ठीक है। अब इस इक्वेशन को एक नेक्स्ट स्टेप में, तो माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग K A, और ये माइनस लॉग H A डिवाइडेड बाई A नेगेटिव। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में, तो माइनस लॉग ऑफ H A, तो ये बराबर होता है PH के, और ये बराबर हो जाएगा PK A के, और ये माइनस लॉग। अब यहां पे आप देखें तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? जो ऊपर वाला टर्म है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एसिड को। किस चीज को? एसिड को। और ये किसको? सॉल्ट को, ठीक है। तो यहां पे मैं लेता हूं कि लॉग एसिड बाई सॉल्ट, एसिड बाई सॉल्ट। तो नेक्स्ट स्टेप में अब आ जाएगा कि PH दैट इज इक्वल टू PKA माइनस, तो अगर मैं इस टर्म को रिवर्स कर लूं इस तरह, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये लॉग, तो सॉल्ट डिवाइडेड बाई एसिड, इस तरह भी लिख सकता हूं, और ये भी लिख सकता हूं कि PH इज इक्वल टू PKA प्लस लॉग कंजुगेट बेस डिवाइडेड बाई एसिड, इस तरह भी लिख सकता हूं। अब देखिए इस इक्वेशन को देखिए, ये जो मेरा इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन जो मेरे आए हैं, ठीक है। और अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों इक्वेशन मेरे एक जैसे आ रहे हैं, जिससे ये अंदाजा हो रहा है कि हम अगर मतलब यह है कि एक एक्यूरेट रिएक्शन ले ले, उसका डेटा पुट करें, तो हमारे पास जो कैलकुलेशन होंगी तो उसमें हमें कोई इशू नहीं है, और हमारे पास एक नीट एंड क्लीन रिजल्ट आ जाएगा। जो कि यहाँ पे ये इक्वेशन प्रूव कर रहे हैं कि हमने एसिड के लिए जो रिएक्शन किया है तो वो उसका जो इक्वेशन है वो सही आया। देखिए करना आपने क्या है, सबसे पहले तो आपने Ka ले लिया। जब Ka आप लेंगे तो यहाँ पे इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के लिए मैंने आपसे कहा था कि जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है और डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में चला जाता है। लिहाजा यहाँ से ये नीचे आया, ठीक है, ये यहाँ से ऊपर गया और ये अपनी ही जगह पे रहा। फिर आपने इसको मतलब ये है कि आप लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखे, राइट हैंड साइड पहले लिख के, दोनों आप लिख सकते हैं। तो हमें जो जरूरत थी तो हमने जो है ना वो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया,
लेफ्ट हैंड साइड से हमने शुरू किया और इसको हमने पहले लिखा, तो यहाँ पे ये अब हमारे पास एक नीट एंड क्लीन इक्वेशन रीअरेंजमेंट के बाद आया। फिर मैंने दोनों साइड का लॉग लिया, तो लॉग ये मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि ये टू टर्म्स है, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन एडिशन में चली जाएगी, ठीक है। फिर मैंने -1 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई किया, तो -1 से मल्टीप्लाई करने के पास मेरे पास ये वाला पहले आया, फिर मैंने उसको प्लस माइनस को माइनस करके यहाँ पे ये मेरे पास आया, फिर माइनस लॉग ये pH के बराबर है, ये P के कैसे बराबर है, तो इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर एसिड और बेस चैप्टर का वो देख ले तो आपको ये आइडिया हो जाएगा। जब हम रिलेशन पढ़े थे कि pH, pOH एंड pKa या pKw इसका रिलेशन क्या है, तो वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा। और माइनस लॉग, जब मैं इन टर्म्स को चेंज कर रहा हूं तो ये मेरे पास माइनस प्लस में चला जाएगा, तो लिहाजा मैं ये इक्वेशन भी लिख सकता हूं और ये इक्वेशन भी लिख सकता हूं। ये दोनों इक्वेशन जो है ना वो इस्तेमाल होते हैं। अब अगर मैं, आप तो कहेंगे कि सर आपने तो एसिड के लिए निकाल दिया, तो आपने बेस को क्यों जोड़ा है? तो जब तक मैं बेस का जो है ना वो कैलकुलेट करता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा गाइस, अब ये हमने एसिड के लिए तो कर दिया, अब हम कहते हैं कि फॉर बेस। अब बेस के लिए इक्वेशन किस तरह होगा, तो वही कैलकुलेशन है, वही जो जितने भी स्टेप्स हमने इस्तेमाल किए सारे वही है। यहां पे मैं सिर्फ आपके सामने ये एडिशन इस चीज की रख लूंगा कि हम एक रिएक्शन ले लेते हैं प्रॉपर। तो रिएक्शन हमारे पास होगा कि NH3 प्लस H2O, तो ये हमें दे रहा है NH4 पॉजिटिव प्लस हाइड्रोक्सिल आयन, ये हमें आउटपुट दे रहा है। अब इस इक्वेशन को अगर मैं इस्तेमाल कर लूं तो मेरे पास होगा इसका, अगर मैं बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालूं Kb, तो वो बराबर होगा NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव डिवाइडेड बाई NH3, ये इसके बराबर होगा। लिहाजा जब मैं वही Kb को फिर उसको रीअरेंज करूं, फिर उसका मैं लॉगरिथम ले लूं, लॉगरिथम के बाद जो मल्टीप्लिकेशन है उसको एडिशन में कन्वर्ट कर लूँ, फिर उसको मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूँ और मेरे पास एक इक्वेशन आ जाए। वो स्टेप्स सारे आपको याद है और मैंने आपको करवा दिए हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख लूँगा कि POH, वहाँ पे pH था ना, यहाँ पे POH है, वहाँ पे pKa था, तो यहाँ पे pKb हो जाएगा और ये मेरे पास आ जाएगा प्लस लॉग, तो वहाँ पे सॉल्ट ओवर एसिड था, तो यहाँ पे सॉल्ट ओवर आ जाएगा बेस। फिर आप कहेंगे कि सर आपने एक इक्वेशन लिखवा दिया, मैं दूसरा वाला भी लिखवा दिया, वहां पे आपने दो लिखवाए थे, तो ये आ गया आपका दूसरा वाला कि प्लस लॉग, तो ये हो जाएगा कंजुगेट, वहां पे बेस था तो ये एसिड हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय बेस। मतलब ये है कि अगर हमारे पास वीक एसिड हो और उसका कंजुगेट बेस हो तो भी हम ये निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास बेस हो और उसका जो है ना वो कंजुगेट एसिड हो तो भी हम ये निकाल सकते हैं। तो मतलब ये है कि इस इक्वेशन के थ्रू हम एसिड और बेस दोनों का, जो वीक एसिड होगा या वीक बेस होगा, हम दोनों की कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए आपने याद रखना है, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपको वीक एसिड दिया गया है, उसका कंजुगेट एसिड है, आप बेस है सॉरी, आप उसका भी निकाल सकते हैं, और अगर आपको वीक बेस दिया गया और उसका कंजुगेट एसिड है तो आप उसका भी निकाल सकते हैं। जिसका भी कंसंट्रेशन कम हो, आप इस इक्वेशन पे दोनों तरीकों से जो है ना वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक दो पॉइंट इसमें जो अहम है, जो आ सकती है, वो मैं आपको लिखवाता हूं, और वो क्या है, वो है हमारे पास, यहां पे मैं हेडिंग दे दूंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। अब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो द फर्स्ट वन, कि अगर हमारे पास हाफ ऑफ द रिएक्शन जो है ना वो मतलब कंप्लीट हुआ है, अगर मैं लिख लूं कि व्हेन एग्जैक्टली हाफ द एसिड undergo ionization, कि half of the acid undergo ionization, ठीक है। तो जो मेरे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आती है, ठीक है, तो उसमें क्या है, यहां पे मिलेंगे द वैल्यू ऑफ
नेगेटिव आप कहेंगे ये जो कंसंट्रेशन की वैल्यू है ये किसके बराबर होगी? तो ये कंसंट्रेशन की वैल्यू बराबर होगी 1 के। इसको इस तरह कर ले A नेगेटिव, तो ये जो वैल्यू है ये 1 के बराबर है। तो लिहाजा अगर मैं उस इक्वेशन पे इसको अप्लाई करूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या आएगा? तो मेरे पास इक्वेशन होगा PH PKA प्लस log 10। ठीक है, तो log 10 मेरे पास किसके बराबर है? तो log 10 मेरे पास बराबर है 1 के। तो ये आया PH इज इक्वल टू PKA। इट मीन कि ये PH की वैल्यू डिपेंड करती है PKA की वैल्यू पे। मतलब ये है कि PH की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या डिपेंड करती है PKA की वैल्यू पे। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे पास ये कंसंट्रेशन मतलब ये है कि थोड़ी सी ऊपर नीचे है, मतलब 1 से कम है या 1 से ज्यादा है, फिर क्या होगा? सो मैं यहां पे कहूंगा कि ये जो वैल्यू आप A और HA है ये इंडिपेंडेंट है आप PH एंड PKA पे। किस तरह? सॉरी, डिपेंडेंट है। किस तरह? अच्छा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, पॉइंट 2 पे हम बात करते हैं। पॉइंट 2 क्या है? मैं लिखता हूं कि वैल्यू आप A नेगेटिव और HA, A नेगेटिव इज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ PKA एंड PH। इस पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास PH की वैल्यू लेसर है PKA की वैल्यू से। PH की वैल्यू लेसर है PKA की वैल्यू से। इफ A केस PH लेसर है PKA से, सो क्या होगा? इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा कि A नेगेटिव ये भी लेसर है 1 से, ये भी लेसर है 1 से और 1 इससे ग्रेटर है। सिमिलरली केस B, अगर PH ग्रेटर है PKA से, सो A नेगेटिव HA ये भी ग्रेटर है 1 से। ये मेरे पास, तो इट मीन कि जो A और HA है ये वैल्यूज डिपेंड करती है किस चीज पे? PH पे और PKA पे। ठीक है, तो ये आपने मतलब ये है कि याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब इसमें एक इसकी जो लिमिटेशन है वो बेसिकली क्या है? तो यहां पे मैं लिख लूंगा कि लिमिटेशन ऑफ हेंडरसन इक्वेशन। ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट था, उन्होंने ये हेंडरसन जो है ना, ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट था। तो अब यहां पे इसके हमारे पास जो लिमिटेशन है, द फर्स्ट वन वो ये है कि दिस इक्वेशन डज नॉट गिव एक्यूरेट values for strong acid and base। ये तो हमने कहा था कि वीक एसिड और वीक बेस के लिए ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन जब केस आती है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, तो फिर ये उसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करके नहीं दे रहा, या जो कैलकुलेट कर भी रहा है तो वो एक्यूरेट नहीं है। तो लिहाजा यहां पे ये फेल हो जाता है कि वीक एसिड और उसके कंजुगेट बेस के लिए या वीक बेस उसके कंजुगेट एसिड के लिए तो ये ठीक है, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात आती है और उसके कंजुगेट एसिड और बेस की बात आती है, तो फिर ये कोई इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है। सेकंड पॉइंट इसका क्या है? सेकंड पॉइंट इसका ये है कि डज नॉट गिव एक्सप्लेनेशन about autoionization or self ionization
इन वाटर। ये जो वाटर में ऑटो आयनाइजेशन या सेल्फ आयनाइजेशन का फिनोमेना है, ये उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। और ये आपने याद रखना है कि ऑटो आयनाइजेशन या सेल्फ आयनाइजेशन या वाइट चाक एकेडमी के एसिड बेस चैप्टर में देख सकते हैं कि वो हमने पूरा प्रोसेस किया है कि कितने मॉलिक्यूल्स में वाटर के कितने मॉलिक्यूल की ऑटो आयनाइजेशन होती है, ठीक है। और थर्ड इसकी जो है ना वो फेलियर क्या है कि थर्ड है कि डज नॉट गिव एक्यूरेट values for extremely dilute buffer solutions। फॉर एक्सट्रीमली डाइल्यूट बफर सोल्यूशन मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई बफर सोल्यूशन एक्सट्रीमली डाइल्यूट हो तो उसके हवाले से भी ये जो वैल्यूज देता है वो कोई एक्यूरेट वैल्यू प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो ये थ्री तो इसके लिमिटेशन है कि सेल्फ आयनाइजेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस और एक्सट्रीमली डाइल्यूट सोल्यूशन। यहाँ पे ये कि जो इसकी वैल्यूज है वो डिपेंड करती है किस पे। अच्छा, ये अगर हार्पली हमारे पास अंडर वो चला जाता है आयनाइजेशन के, कोई भी एसिड है और उसका 50% अंडरगो हो गया है आयनाइजेशन प्रोसेस के, तो उससे जो हमारे पास वैल्यूज आती है ये वाली, तो उससे कैलकुलेशन करके हम ये यहाँ से निकाल सकते हैं कि पीएच डिपेंड करता है पीकेए पे। अगर आपके सामने आ जाता है कि पीएच डिपेंड ऑन द पीकेए, आप इसको प्रूव कर ले तो फिर आप साथ में ये एग्जांपल दे सकते हैं कि ये इस तरह होता है कि हमारे पास कोई एसिड है और वो 50% उसकी आयनाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है, आप उसकी वैल्यूज वहां से ले लें क्योंकि वहां पे ये जो रेशियो है कंसंट्रेशन की ये बराबर होती है 1 के, और यहाँ पे आप इस इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास pH इज इक्वल टू pKa आ जाएगा। और दूसरा हमारे पास ये है कि ये जो वैल्यू अब A और HA है ये डिपेंड होती है किस चीज पे, pKa एंड pH पे, और यहाँ पे उसकी हमने मिसाल दे दी और लिमिटेशन तो आपके सामने आ गई है। तो ये इक्वेशन बाज़ औक़ात पेपर में दीजिए कि इसको प्रूव कर ले। जब भी आप ये इक्वेशन प्रूव करेंगे आपने बॉटम में लिख देना है कि ये मेरे पास हेंडरसन हेज़लबीच इक्वेशन है। ये याद रखना है कि ये मेरे पास हेंडरसन हेज़लबीच इक्वेशन है। या बाज़ औक़ात ये इक्वेशन नहीं दिया होता और आपको जो है ना वो लिख के दिया जाता है कि आप प्रूव कर ले हेंडरसन हेज़लबीच इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन आपके अगर माइंड में हो तो इसको प्रूव करना, ये आप एसिड के लिए भी पहले प्रूव कर लें तो वो pH और pKa के साथ होगा, सॉल्ट और एसिड होगा, और फिर आप इसको बेस के लिए करेंगे तो वो OH इज इक्वल टू pKb और प्लस लॉग तो सॉल्ट ओवर बेस हो जाएगा, या कंजुगेट एसिड ओवर बेस, और एसिड के केस में कंजुगेट बेस ओवर एसिड। तो इस तरह आप इस इक्वेशन को दोनों तरीकों से प्रूव कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, और लो कंसंट्रेशन हमारे पास वीक एसिड की जो होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं तो वो तो हम डायरेक्टली Kw इज इक्वल टू H हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, लेकिन जो हमारे पास लो कंसंट्रेशन तो उसके लिए फिर हम ये वाली जो मेथोडोलॉजी है वो इस्तेमाल करते हैं। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स एरिया में लिख दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।